राजस्थान के उस शांत रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते हैं, एक सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली थी। कुछ सैन्य ट्रक धीरे धीरे एक सुरक्षित इलाके में पहुंच रहे थे। कुछ वैज्ञानिक चुपचाप अपने उपकरण जांच रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे कोई साधारण सैन्य अभ्यास चल रहा हो। लेकिन उस रेत के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में एक ऐसा उपकरण रखा गया था जो भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कुछ ही पलों में धरती हिली, रेगिस्तान की रेत का एक विशाल गुबार आसमान में उठा और उसी क्षण दुनिया को पता चला, भारत अब परमाणु तकनीक में सक्षम देशों की सूची में शामिल हो चुका है। लेकिन ये कहानी केवल उस विस्फोट की नहीं है। असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू होती है, जब भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। देश स्वतंत्र था, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। गरीबी, सीमित उद्योग, तकनीकी कमी और विकास की लंबी राह। ऐसे समय में ये सवाल उठता था कि क्या एक विकासशील देश को परमाणु विज्ञान जैसे जटिल और महंगे क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग भविष्य को अलग नज़र से देख रहे थे। उनका मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, वो एक राष्ट्र की ताकत भी बन सकता है। इन्हीं लोगों में एक नाम था होमी जहांगीर भाभा। भाभा एक असाधारण वैज्ञानिक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वे एक दूरदर्शी थे। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि आने वाले समय में परमाणु तकनीक केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं रहेगी, वो शक्ति, सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव का प्रतीक बन जाएगी। 1950 के दशक में उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। उनकी सोच साफ थी, भारत को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर काम करना चाहिए। बिजली उत्पादन के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए। मुंबई में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम की असली शुरुआत हुई। प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक काम करने लगे, नए रिएक्टर डिजाइन किए जाने लगे, परमाणु ईंधन पर शोध होने लगा। धीरे धीरे भारत एक ऐसी तकनीकी क्षमता विकसित कर रहा था जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन उसी समय दुनिया में एक और कहानी चल रही थी। दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बंट चुकी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों देश परमाणु हथियारों की दौड़ में लगे हुए थे। हर कुछ महीनों में नए परीक्षण होते, नए हथियार बनाए जाते। दुनिया में एक नया डर पैदा हो चुका था, परमाणु युद्ध का डर। भारत ने इस दौड़ में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा इतनी सरल नहीं होती। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा और फिर एक युद्ध शुरू हुआ, साइनो इंडियन वॉर 1962। ये युद्ध भारत के लिए एक गहरा झटका था। इसने देश को ये एहसास कराया कि केवल आदर्शवाद और कूटनीति से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, कभी कभी शक्ति भी जरूरी होती है। और फिर 1964 में एक और बड़ी घटना हुई। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब एशिया में एक नया परमाणु शक्ति देश मौजूद था। भारत के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो गया, क्या भारत को भी परमाणु हथियार बनाने चाहिए या केवल शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहना चाहिए। ये बहस कई वर्षों तक चलती रही। वैज्ञानिक अपनी क्षमता बढ़ाते रहे, राजनीतिक नेतृत्व सावधानी से निर्णयों पर विचार करता रहा। फिर 1970 के दशक की शुरुआत में परिस्थितियां बदलने लगी। भारत तकनीकी रूप से उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां एक परमाणु परीक्षण संभव था, लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। अगर भारत परीक्षण करता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों का खतरा था। फिर भी एक निर्णय लिया गया, भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करेगा। इस मिशन को बेहद गोपनीय रखा गया। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान को परीक्षण स्थल चुना गया। रेगिस्तान का ये इलाका दूर था, सैन्य नियंत्रण में था और भूमिगत परीक्षण के लिए उपयुक्त माना गया। वैज्ञानिकों और सेना ने मिलकर योजना बनाई, भूमिगत सुरंग बनाई गई, उसके अंदर परमाणु उपकरण स्थापित किया गया। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कई अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई। फिर वो दिन आया, 18 मई 1974। काउंटडाउन खत्म हुआ, विस्फोट हुआ और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो परमाणु तकनीक में सक्षम है। इस परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन दुनिया ने इसे अलग नज़र से देखा। कई देशों ने चिंता जताई, कुछ ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। फिर भी भारत ने अपना वैज्ञानिक कार्यक्रम जारी रखा। आने वाले वर्षों में परमाणु अनुसंधान धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति भी बदल रही थी। 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब क्षेत्र में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। 1990 के दशक तक आते आते भारत
भारत के सामने फिर वही सवाल था, क्या उसे फिर से परमाणु परीक्षण करना चाहिए। और फिर 1998 में एक नया फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। सरकार ने एक साहसी निर्णय लिया, भारत फिर से परमाणु परीक्षण करेगा। लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि अब दुनिया के जासूसी उपग्रह लगातार पृथ्वी की निगरानी कर रहे थे। अगर परीक्षण की तैयारी का पता चल जाता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव तुरंत बढ़ जाता। इसलिए मिशन को बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया। वैज्ञानिकों को अलग अलग समय पर पोखरण भेजा गया। उपकरणों को ढक कर रखा गया ताकि उपग्रह तस्वीरों में कुछ असामान्य ना दिखे। कई तैयारियां रात के अंधेरे में की गई और फिर मई 1998 में वो क्षण आया। पोखरण की धरती फिर से कांपी। भारत ने एक के बाद एक कई परमाणु परीक्षण किए। ये था पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स 1998। अब भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया था, भारत एक परमाणु शक्ति है। दुनिया की प्रतिक्रिया फिर तेज थी। अमेरिका और कई अन्य देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा यह कदम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक था। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण कर दिए। अब दक्षिण एशिया में दो परमाणु शक्ति देश आमने सामने थे। ये एक नया रणनीतिक संतुलन था, लेकिन इसके साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई, क्योंकि परमाणु हथियार केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वे एक ऐसी जिम्मेदारी भी है जिनका उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही सोचा जाता है। भारत ने बाद में अपनी परमाणु नीति घोषित की। इसमें नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत शामिल था, अर्थात भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर परमाणु हमला होता है तो जवाब देने की क्षमता रखेगा। आज भारत दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में से एक है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी केवल विस्फोटों की नहीं है। ये कहानी दशकों की वैज्ञानिक मेहनत की है। ये कहानी उन प्रयोगशालाओं की है जहां वैज्ञानिक चुपचाप काम करते रहे। ये कहानी उन फैसलों की है जो बंद कमरों में लिए गए। और ये कहानी उस विश्वास की भी है कि एक राष्ट्र अपनी सीमित परिस्थितियों के बावजूद विज्ञान और संकल्प के बल पर दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। क्योंकि इतिहास हमेशा युद्धों से नहीं लिखा जाता, कभी कभी इतिहास प्रयोगशालाओं में लिखा जाता है, गुप्त बैठकों में लिखा जाता है, रेगिस्तान की रेत के नीचे लिखा जाता है, और फिर एक दिन अचानक एक विस्फोट पूरी दुनिया को बता देता है कि एक नया अध्याय शुरू हो चुका है।